हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। द हिंदू में एक आर्टिकल मिला मुझे जिसमें बताया है कि जो इजराइल और यूएस के कुछ एम्बिशियस टारगेट हैं उनको अचीव करने के लिए ये अटैक हुआ है। और वो क्या क्या है इस आर्टिकल में मैं बताने की कोशिश करूंगा। ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बद्र बिन हमद अल मसूदी, यूएस और ईरान के बीच में जो मेडिएशन का काम किया है वो इन्होंने किया है। और इसकी वजह से हुआ क्या है कि ईरान जो है कमिटेड हो गया है नॉट टू मेक एनी न्यूक्लियर बॉम्ब। तो यहाँ वो कमिटेड हो चुके हैं। ये जो मेडिएशन है एक दिन पहले हुई थी और एक दिन बाद क्या होता है कि इजराइल यूएस बॉम्ब ईरान, दूसरे दिन वो बॉम्ब कर देते हैं ईरान को। बॉम्बिंग की वजह से क्या होता है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खैमनेई, उनकी डेथ हो जाती है। और खैमनेई का जो इजराइल की थ्रू आया है उसका ये कहना है कि उसमें जो ये लोग इन्होंने प्रीएम्प्टिव स्टेप लिया था। ऐसा नहीं है कि वो वॉर चाहते थे, लेकिन क्या है कि वॉर की कंडीशंस को रिमूव करने के लिए ये स्टेप उठाया गया। यूएस जो है अपनी तरफ से सिटीजन ऑफ ईरान को कह रहा है कि गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लीजिए, ये मौका कभी नहीं आएगा। और इन सब का क्या मतलब हुआ? इन सब का सीधा सा मतलब है कि जो ट्रंप है, मिस्टर ट्रंप एंड मिस्टर नेतन्याहू चाहते हैं कि जो रेजिम है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाए। पिछली बार भी कुछ इसी तरीके से अटैक्स हुए थे और सुप्रीम लीडर हैं वो मारे गए थे। उसके बाद इनको दूसरे लीडर को बनाया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें थोड़ा बैलेंस हो गई थी, लेकिन इस बार फिर से वो चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं। अभी ये युद्ध की कंडीशन बने हुए हैं। पिछली बार क्या हुआ था कि यूएस प्रेसिडेंट ने कहा था कि 12 दिन का जो डिस्ट्रक्शन है इसकी वजह से जो ऑपरेशन का नाम है मिडनाइट हैमर, ये जो है काफ़ी हिस्टोरिक विक्ट्री बोली थी। किसने बोली थी? मिस्टर नेतन्याहू ने। इजराइल जो है इस रीजन में ईरान को एक थ्रेट की तरीके से देखता है कि कोई अदर नेशन इस तरीके से थ्रेट नहीं बना हुआ है। जैसे हम देख सकते हैं हमास हो गया या सीरिया हो गया या जॉर्डन हो गया। सऊदी तो यूएस के एड के हिसाब से चलता है, ठीक है। और अदर जो नेशंस हैं तो बशर अल असद की जो सरकार है सीरिया से वो काफ़ी समय बाद हट जाती है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो जो मेन आइडिया है वो ये है कि ईरान जो है एक थ्रेट की तरीके से देखा जाता है इजराइल या फिर यूएस के द्वारा, कि वो कॉन्स्टेंटली डेवलपमेंट्स में फोकस करता रहता है। और इन सभी चैलेंजेस के बावजूद भी वो क्या करता है, रिटेलिएट बैक करता है। ये अटैक जब किया जाता है उसके बाद वो रिटेलिएट करता है। एक ईरान ही है जो चैलेंज कर सकता है, ठीक है। ये सारी बातें बताई हैं जो वेस्ट के जो इजराइल हो गया या फिर वेस्ट को चैलेंज कर सकता है। अदर कोई जो नेशंस हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे अफगानिस्तान हो, कोई भी हो, वो वेस्ट को चैलेंज नहीं करते हैं। वो अपना क्वरम है उसको मेंटेन करके डिप्लोमेटिकली काम करते हैं। और अदर जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में आप जानते ही होंगे। कतर हो गया, ओमान हो, और भी येमेन या अदर कंट्रीज़ हैं वो यूएस की एड और एडवाइस के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है कि इजराइल चाहता है कि इनकी रीजन जो है उसको चेंज कर दिया जाए। बिसाइड्स दीज थिंग्स, यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा 2015 में न्यूक्लियर डील विद ईरान, न्यूक्लियर डील करते हैं ईरान से। ईरान को ये न्यूक्लियर बॉम्ब देना एक तरीके से कैपेबल बनाना घातक तो हो सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए, कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन के लिए ये पीसफुल मेथड हो सकता है आगे के समय के लिए। स्टेट, अगर तुम न्यूक्लियर स्टेट हो, हम भी न्यूक्लियर स्टेट हैं, तो एक पीस बैलेंस हो जाएगा। लेकिन क्या है कि अगर दूसरा पर्सन पहले से न्यूक्लियर है उसके पास और पहला जो पर्सन है उसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ नहीं है, तो वो एक तरीके से एक दूसरे पर्सन को थ्रेट की तरीके से देखेंगे कि ये कहीं मुझ पर डोमिनेट ना करे। वो सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर। और हुआ भी वही। उसी तरीके से मिस्टर नेतन्याहू ने इस डील को अपोज किया था कि ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है और चाहते थे कि टोटल डिसआर्मामेंट हो जाए, पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दी जाए मिलिट्री वेपन्स एंड कैपेबिलिटीज़। उनकी ईरान की कैपेबिलिटीज़ और वेपन्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। और ये जो चीज़ है पूरी तरीके से ख़त्म करना, कोई भी लीडर ऐसी चीज़ें नहीं चाहेगा एक्सेप्ट दोज लीडर जो कि नेतन्याहू खुद उस लीडर को उस कुर्सी पर बैठाया ना हो। नेक्स्ट क्या है कि तेहरान बेस्ड सिक्योरिटी एनालिस्ट जो हैं बताते हैं अगर ईरान एग्री हो जाता है सरेंडर करने के लिए अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स अभी अगर रेडी हो जाता है, तो उसके बाद क्या होगा, कुछ महीने बाद यूएस एंड इजराइल मिलकर उसको बॉम्ब कर देंगे, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो क्यों ना वो अपने जो हक की लड़ाई है वो वापस से लड़ते रहें, क्योंकि इजराइल को तो बस ये चाहिए कि वो रेजिम चेंज कर दे, जैसे कि अलग अलग कंट्रीज़ में उसने की भी है। जैसे इराक में सद्दाम हुसैन की जो सरकार है वो गायब हो जाती है अचानक से,
कद्दाफीज लीबिया इज़ गॉन। लीबिया एकदम कद्दाफीज हैं जो लीबिया से चले जाते हैं। बशर अल असद जो हैं अब मॉस्को में पहुंच चुके हैं और उनकी सरकार जो है जिहादीज जो चला रहे हैं रनिंग इन डेमस्कस। हिजबुल्लाह जो है पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुका है। हमास को इस तरीके से पनिश किया है कि अब वो पूरी तरीके से एक डिसास्टर में की तरफ झुक चुका है, पूरी तरीके से उस तरफ हो चुका है। अब वो आगे बढ़ने के लिए बहुत मुश्किल ही है इस तरीके का कुछ सोचेगा भी। अब ईरान को भी टेक डाउन कर दिया जाएगा तो बैलेंस वुड बी शिफ्ट टू यूनिपोलर, मतलब बैलेंस जो है पूरी तरीके से इजराइल और यूएस के पास चला जाएगा। और ये वेस्ट एशिया का यूनिपोलर वर्ल्ड बोला जाना किसी भी तरीके से गलत नहीं होगा। इजराइल इंटरेस्ट जो है वो लाई करेंगे उसी जगह ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। इजराइल के जो इंटरेस्ट रहेंगे वो उसी तरीके से निर्णय लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि ईरान को फ्रीडम देनी है या ईरान को एक लिबर्टी की तरीके से स्टेट को कंज्यूम करना है, ऐसा कुछ नहीं है। गाज़ा में जबकि 70,000 पीपल डाइड हो चुके थे लेकिन उनकी जो सीट है वो अनस्टेबल नहीं हुई थी। वहीं लीबिया लीबिया को जो समय लगे थे महीने लग गए थे। और किसने बम किया था? नाटोज ने बम किया था। उसके बाद जो है कद्दाफी रेजिम हट पाई थी। सीरिया में भी इसी तरीके से अटैक इसी तरीके से किया गया था और उसके बाद सिविल वॉर हुई थी 2012 में। और 12 साल के बाद मिस्टर असद जो हैं वो उनकी सरकार हट जाती है। मिस्टर नेतन्याहू का जो मकसद है वो एक ही है कि रेजिम को पूरी तरीके से चेंज कर देना। नेतन्याहू चाहते थे कि जो उनका रेजिम है वो चेंज हो जाए, लेकिन हुआ ये कि उन्हें मदद की आवश्यकता होने लगी अमेरिकन की। उसके बाद वो एग्री हो जाते हैं, 12 दिन के बाद वो एग्री हो जाते हैं सीज फायर के लिए। फरवरी 2026 में यूएस और इजराइल जो है काफ़ी बड़े लेवल पर इसको अटैक को आगे बढ़ाते हैं, मतलब करते हैं। एम्बिशियस स्ट्राइक और जो लीडर हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है वांटेड, और चाहते हैं कि उनको विक्ट्री जल्द से जल्द मिल जाए। आगे एम्बिशियस जो टारगेट हैं वो अचीव कर लें, जैसे कि उनका जो टारगेट है वो रेजिम चेंज करना है। उनका कहना है, उन लोगों का सोचना कुछ इस तरीके से होगा कि अगर असैसिनेशन कर देंगे तो इनकी कंट्री में क्राउड्स जैम हो जाएंगे, स्ट्रीट्स में काफ़ी लॉकडाउन जैसी कंडीशन हो जाएगी, परेशान होने लगेंगे लोग, और जिसकी वजह से ये लोग अपनी गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक अपोजिट, और जिसकी वजह से ईरान अटैक वापस रिटेलिएट कर पाता है। और ईरान ने क्या किया? ईरान ने हिट किए अमेरिकन बेसिस को, पूरी जो पर्शियन गल्फ है उसमें, और इजराइल को भी अटैक करता है। ईरान जो है मिसाइल एंड ड्रोन्स के साथ जो साइप्रस है और फ्रेंच बेस यूएई का जो फ्रेंच बेस है वो वहाँ पर भी अटैक करता है। जिसकी वजह से होता ये है कि कुछ यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो कहते हैं कि हम रेडी हैं, हमारी जो मिलिट्री है वो भी रेडी है अटैक करने के लिए, जैसे कि यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है। ईरान ने क्या किया कि आल्सो अनाउंस शटिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर। इसकी वजह से होता क्या है कि ग्लोबल इकोनॉमी और एनर्जी नीड्स जो हैं वो कोलैप्स होने लगती हैं अचानक से। एंड अमेरिकन एसिड्स इन गल्फ, जो अमेरिकन एसिड्स है जो गल्फ में थे वो भी एक क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच जाते हैं। वाशिंगटन और टेल अवीव, जो वाशिंगटन है अमेरिका की राजधानी और टेल अवीव जो है इजराइल की कैपिटल है, तो ये लोग चाहते थे कि ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल एक तरीके से स्टोरेज है उसको ख़त्म कर देते हैं, और इनके लॉन्चिंग पैड है इस तरीके से। अगर ये लोग इस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं तो इन लोगों को वॉर करने की कोई कंडीशन ही नहीं बनेगी। लेकिन क्या है कि मान लो ईरान जो है अपनी जो कंडीशन है टाइमली, मतलब उसको इम्प्रूव कर लेता है, और जो वॉर है लगातार बढ़ती चली जाती है, तो इससे क्या होगा, प्रेशर जो है ट्रंप पर बढ़ जाएगा कि न चाहते हुए भी वॉर जो है आ जाती है सामने। यूएस और इजराइल अलायंस में भले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, फिर वो क्या करेंगे, जो उनको समझ में आएगा वो उस तरीके से अटैक करेंगे, चाहे वो कुछ भी, मतलब उनको जो जैसा सही लगेगा वैसा अटैक करेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि उनको क्या करना सही है, क्या नहीं करना सही है। तो ज़रूरी ये है कि हर नेशन को अपनी सिक्योरिटी और अपने इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए अपने डिसीजंस लेने, हमें अपनी बैलेंस को कभी पॉजिटिव या कभी नेगेटिव दोनों एंगल से समझना चाहिए। थैंक यू।